हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे चकाचक होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं बिहार बोर्ड उर्दू बुक दरक्षा चैप्टर नंबर 4। क्या है चैप्टर नंबर 4 के अंदर जानेंगे आज की इस वीडियो में, मुकम्मल तौर पे समझेंगे क्या है। पूरे चैप्टर को शुरू से आखिर तक हम पढ़ेंगे और आसानी के साथ समझेंगे। तो चैप्टर नंबर 4 शुरू करने से पहले जरूरी समझता हूं कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, मोबाइल लेकर के बैठ जाए और अपनी पढ़ाई शुरू करें। तो क्या है चैप्टर नंबर 4 के अंदर, तो सबसे पहले हमें याद मालूम होना चाहिए कि चैप्टर नंबर 4 जो उसका नाम क्या है, कटी हुई शाख। चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है, कटी हुई शाख। और कटी हुई शाख ये क्या है, ये है एक अफसाना। कटी हुई शाख क्या है, ये है एक अफसाना। अब जब ये अफसाना है तो इस अफसाना का कोई होगा लिखने वाला, और जो लिखने वाला होता है उसे हम कहते हैं मुसन्निफ या राइटर। जिसे मुसन्निफ राइटर दोनों एक ही है, लिखने वाले को कहते हैं, जो कहानीकार होता है, कहानी लिखने वाला, उसे हम कहते हैं मुसन्निफ। तो इस कहानी, इस अफसाने का मुसन्निफ कौन है, कमर जहां है। इस अफसाने के मुसन्निफ का नाम क्या है, कमर जहां। जानते हैं मुसन्निफ के बारे में कि कब कहाँ इनकी तारुफ को हम जानते हैं। तो कमर जहां की पैदाइश कब हुई है, कहाँ हुई, देखिए ध्यान से। कमर जहां की पैदाइश तकरीबन 1951 या 52 ईस्वी में समस्तीपुर के मर्दुम खेस गांव बुजुर्ग दुआर में हुई। कमर जहां की पैदाइश तकरीबन 1951 या 52 ईस्वी में होती है। और कहाँ होती है, तो समस्तीपुर में। समस्तीपुर में कहा, तो समस्तीपुर के मर्दुम खेस गांव बुजुर्ग दुआर में होती है। और इसी गांव को उनका आबाई वतन भी समझना चाहिए। किताब के अंदर यूं लिखा हुआ है तो हमें भी यूं ही पढ़ना है, ताकि हमें मुसन्निफ के बारे में 5 जुमले 8 जुमले लिखने को दे तो हम आसानी से लिख सके। चलते हैं आगे। आपके वालिद का नाम, यानी कमर जहां के वालिद का नाम क्या है, तो सैयद अताउल हक। कमर जहां के वालिद साहब का नाम क्या है, सैयद अताउल हक। चलिए, अब इनका खानदान कैसा था, तो खानदान के लोग इल्मो अदब से दिलचस्पी रखते थे। पता चला कि इल्मो अदब से दिलचस्पी रखने का मतलब ये है कि इनके खानदान वाले जो लोग सब थे वो शुरू से ही पढ़ने के शौकीन रहे हैं और खानदान में पढ़ने पढ़ाने का रिवाज हमेशा रहा है। तो खानदान के लोग इल्मो अदब से दिलचस्पी रखते थे। अब आगे चलते हैं। रिवायती तालीम गांव में हुई। रिवायती तालीम यानी शुरुआती तालीम जो होती है, शुरुआती तालीम के लिए कोई थोड़ी बाहर में अपने बच्चों को भेजते हैं। तो इब्तिदाई तालीम इनकी कहाँ हुई है, गांव में हुई है। उसके बाद की तालीम कहाँ हुई है, तो उसके बाद की तालीम पटना में हुई है। कैसे पटना में, उसके बाद वो पटना आ गए। अब पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में MA और PhD किया। पता चला कि पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में इन्होंने MA फिर PhD तक की पढ़ाई कर ली। उसके बाद क्या चीज का टाइम आता है, उसके बाद किस चीज का दौर शुरू होता है, उसके बाद मुलाजमत, नौकरी, पढ़ना हो, पढ़ाना हो या कोई भी काम करना हो, उस चीज का टाइम शुरू होता है। तो आगे चलते हैं। पहले देख लीजिए कि ये जो तालिबे इल्मी का जमाना होता है, पढ़ने का जो जमाना होता है ना, तो पढ़ने के जमाने से ही कमर जहां को लिखने का शौक था, लिहाजा इन्होंने अफसाना लिखना पढ़ने के जमाने में ही शुरू कर दिया था। पढ़ने के जमाने में ही इन्होंने अफसाना लिखना शुरू कर दिया था। लिहाजा कहाँ भाई, 1966 ईस्वी में अफसाना लिखना शुरू कर दिया था। 1966 ईस्वी जो इनके तालीमी दौर है, इनका तालीमी दौर है, जब इन्होंने अफसाना लिखना शुरू किया था। तो आपकी पहली कहानी का नाम क्या है, जुनूने वफा। आपकी पहली कहानी यानी कमर जहां के अफसाने की पहली कहानी जो है उसका नाम क्या है, जुनूने वफा। जुनूने वफा कभी शाये हुआ, तो भाई 1966 ईस्वी में शाये हुआ। देखो 1966 में इन्होंने अफसाना लिखना शुरू कर दिया था, लिहाजा इनकी पहली कहानी जुनूने वफा के नाम से 1966 ईस्वी में शाये हुई, यानी पब्लिक में आई, मार्केट में आ चुकी थी। आगे चलते। तदरीसी कैरियर। तदरीसी कैरियर का मतलब क्या हुआ, पढ़ाने का दौर। जैसे कोई टीचर हो गया, ठीक है ना, तो उसी को कहते हैं टीचिंग लाइन, टीचिंग दौर जो है, तो उसी को कह रहे हैं तदरीसी कैरियर। तदरीसी कैरियर का आगाज इन्होंने कहाँ से किया था, तो सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर के शोबे उर्दू से किया। ठीक है, सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर के शोबे उर्दू से इन्होंने तदरीसी कैरियर का क्या किया, आगाज किया। तरक्की करके, यानी किसी लाइन में 5 साल 10 साल निकलने के बाद क्या होता है, उनके शोभा को क्या मतलब चेंज करके उनको प्रमोशन कर दिया जाता है, आगे बढ़ा दिया जाता है। तो वही हाल इनका भी हुआ। तरक्की करके भागलपुर यूनिवर्सिटी के सदर शोबे उर्दू तक के ओहदा को इन्होंने संभाला। तरक्की करके आगे के शोबे तक पहुंचा, सदर शोबा
यानी अभी तक तो पढ़ाने का टाइम था, अभी तक पढ़ा रही थी ना, अब इनका काम हो गया सदर बन गई, प्रिंसिपल वगैरह बन चुकी है। अब आगे आगे चलते हैं। इन्होंने कितने अफसानी मजमूए लिखे? तो देखे, किताबें कोई भी मुसन्निफ जो लिखते हैं तो उनकी किताबों की तादाद बहुत होती है, लेकिन किताब वगैरह में जब अफसानी मजमुआ हो या किसी किताब का नाम दिया जाता है तो उन किताबों का नाम दिया जाता है जो काफी मशहूर और मकबूल होता है। तो देखिए इनके अफसानों में क्या है, 3 अफसानी मजमुआ इन्होंने लिखे हैं। 3 अफसानी मजमुए इनके हैं, जिनमें मालूम है एक का नाम है चारागर, जिनमें से एक का नाम क्या है, चारागर, जो कि 1983 ईस्वी में शाये हुई। 1983 ईस्वी, चारागर कभी शाये हुआ भाई? 1983 ईस्वी में चारागर अफसानी मजमुआ शाये हुआ। उसके बाद अजनबी चेहरे, दूसरे अफसानी मजमुए का नाम क्या है, अजनबी चेहरे, जो कि 1991 में शाये हुए। 1991 में अजनबी चेहरे शाये हुए। उसके बाद है यादनगर, यह एक अफसानी मजमुआ जो कि ज़ेर इशाअत यानी शाये होने के करीब करीब उस वक्त में थी। ये किताबें उस वक्त शाये होने के करीब थी, शाये नहीं हो चुकी थी, लेकिन ज़ेर इशाअत यहाँ लिख रहा है कि शाये होने वाली थी, लेकिन अब तो कब की पुरानी बात है, अब तो शाये हो चुकी है, उस वक्त की बात है। लेकिन अफसाना निगारी के नाम से हम कमर जहां को जान रहे हैं, तो कमर जहां सिर्फ अफसाना ही लिखी है क्या? नहीं, अफसाना निगारी के साथ साथ इन्होंने तनकीद निगारी भी की है, क्योंकि इनके कई तनकीदी मजमुए भी शाये हुए और तनकीदी मजमुए का नाम भी किताब में है, जो कि अभी बताने वाले। उससे पहले हमें यह समझ लेना है कि तनकीद कहते किसको। तो देखिए, तनकीद कहते हैं खड़े खोटे की पहचान करना। खड़े खोटे की पहचान करने का मतलब क्या है? सही गलत का फैसला करना। आपने क्या समझा, ये सही है ये गलत है, बोल दिए, बात खत्म? जी नहीं, बल्कि तनकीद का मतलब यह है कि किसी भी इंसान की जिंदगी के ऊपर या फिर उसके काम के ऊपर आप एक तनकीदी तहरीर लिख रहे हैं कि इनके जिंदगी गुजारने का जो तरीका था, इन्होंने जो काम किया है वो सही किया, या जिंदगी सही से गुजारा है, या उसमें क्या क्या किस हद तक सही है किस हद तक नहीं, है ना, लोगों का इल्जाम है। तो आप मालूम है उनके ऊपर एक लिखना शुरू करते हैं और फिर उस बात को साबित करते हैं आप कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है और क्या सही होता है, सही रास्ता भी आपको बयान करना, ये होता है तनकीद। तो तनकीद भी लिखना इतना आसान नहीं है, तनकीद करना इतना आसान नहीं है। तो तनकीद निगार में भी इन्होंने तनकीद निगारी में भी क्या किया है, हिस्सा लिया है। लिहाजा देखिए, तनकीदी मजमुए का नाम देखिए, अख्तर शिरानी की जिनसी व रूमानी शायरी। ये अख्तर शिरानी जो है ना, उनकी शायरी के ऊपर इन्होंने तनकीदी मजमुए लिखे, जिसका नाम अख्तर शिरानी की जिनसी व रूमानी शायरी। दूसरे नंबर पे है मेयार, तीसरे नंबर पे है कलाम अब्दुल्ला हाफिज मशकी पूरी। ये सब तनकीदी मजमुए, ठीक है। और हरफ आ गई, लाखों का हरफ आ गई, ये भी क्या है, तनकीदी मजमुआ है। तो तनकीदी मजमुआ यहाँ तक ये सब इनकी तसनीफ है। तसनीफ बोले तो जो कुछ इन्होंने अपनी जिंदगी में लिखा है, जो किताबें इन्होंने अपने लिखे हैं, उस किताब का नाम हो गया, तो वो जो लिखे उसी को हम कहते हैं तसनीफ। और लास्ट में लिखा हुआ कलमी सफर अभी जारी है। पता चला जिस वक्त ये किताब लिखा गया था, जिस वक्त ये किताब लिखा जा रहा था या लिखा गया, उस वक्त कमर जहां जिंदा थी, इसी वजह से कलमी सफर अभी जारी है। चलिए, तो हम मुसन्निफ के बारे में जान लिए। अब हमें क्या जानना है, तो यहाँ जो हमने हेडिंग पढ़ा, कटी हुई शाख, कटी हुई शाख अफसाना पढ़ने जा रहे हैं। देखे, तो अफसाना का मतलब ये नहीं है कि एक लंबा चौड़ा अफसाना 1 घंटा तक बयान करते रहे और उसे हम बैठ करके सुनते रहे, ये बिल्कुल नहीं है। अफसाने का मतलब ये है कि कहानी को मुख्तसरन बयान कर दीजिए या फिर कहानी को आप समझ करके बयान कर दीजिए, बस ये काफी है। तो चलिए, कटी हुई शाख की तरफ हम चलते हैं कि क्या है कटी हुई शाख। तो कटी हुई शाख के अंदर एक कहानी इस तरह से बयान की जा रही है कि एक नौजवान है और उस नौजवान को बाहर मुल्क विदेश जाने का बहुत शौक रहता है। वो विदेश जाने का शौक क्यों रहता है? क्योंकि वो पढ़ा लिखा रहता है, लिहाजा उसका ख्याल रहता है कि क्यों ना हम बाहर जा करके बाहर मुल्क में ढेर सारे पैसे कमाएं, क्यों ना हम बाहर की दुनिया घूमें, ऐश मौज करें, इंजॉय करें, क्योंकि हमने पढ़ा लिखा भी है और हमारे पास सलाहियत है, तो हम गांव में रह करके क्यों छोटे मोटे काम करें, इस तरह का ख्याल रहता है। लिहाजा वो नौजवान खुद ही अपनी कहानी बयान कर रहा है, इस तरह से बयान कर रहा है कि वो लौट करके आ रहा है और उसे हर चीज मालूम, कदर अछूती यानी अच्छी चीजें थोड़ी बहुत अच्छी लग रही है, हर चीज एक
अजीबोगरीब दिखाई दे रही है, एक अजीब फीलिंग से वो देख रहा है और वो महसूस कर रहा है कि मैंने क्यों इतनी अच्छी सरजमीन को छोड़ दिया, मैंने क्यों इतने अच्छे अच्छे लोगों को छोड़ करके दूर चला गया, मैं क्यों इस खूबसूरत जगह को छोड़ करके, इतने अच्छे मौसम को छोड़ करके, जहाँ मालूम है फल है, फ्रूट है, ना जाने तरह तरह की चीजें हैं और उसके साथ इतने अच्छे अच्छे लोग हैं जिनके साथ मिलजुल करके रहना, पता नहीं जिंदगी में कितनी खुशी मिलती थी, मैं उन्हें छोड़ करके क्यों चला गया। ठीक है, इस तरह से वो बयान कर रहा है। फिर मालूम है ये सारी चीजों को सोचते हुए आगे बढ़ता है कि वो कहाँ पे क्यों कैसे, तो उसे वो वक्त याद आता है। वो वक्त कौन सा याद आता है, जब ये बाहर जाने का फैसला करता है। बाहर जाने का फैसला किस तरह करता है कि इसके घर के अंदर माँ बाप जो कि बूढ़े हैं, ठीक है, भाई बहन छोटे जो भी है, इन सबको घर पे छोड़ करके, इन सबको घर पे छोड़ करके इन्होंने बाहर जाने का फैसला करा लिया, फैसला कर लिया। लिहाजा इनके पासपोर्ट वगैरह भी रेडी हो जाते हैं, वीजा वगैरह भी इनके लग जाते हैं और ये फैसला कर लेता है कि अब जाने का, उड़ान भरने का, अपने को उड़ने का है। लिहाजा इनकी फ्लाइट हो जाती है, ये उड़ जाते हैं। उड़ने के बाद, उड़ने का मतलब कि वो सफर पे जा रहे हैं, मतलब कि सब पर लगा के उड़ गया हो ऐसा नहीं है, ठीक है, तो चले जाते हैं। उसके बाद जैसे ये फ्लाइट के अंदर बैठ रहे तो इनको अजीबोगरीब महसूस हो रहा है। अजीबोगरीब क्या महसूस हो रहा है, अजीबोगरीब का मतलब ये कि वे बहुत खुश है और बहुत खुश इस वजह से कि वो ये सोच रहा था कि क्या मतलब यार मैं कैसी जिंदगी गुजार रहा था आज तक, मेढक के कुएं के मेढक की तरह एक छोटी सी जगह में रह रहा हूँ, मैं उसी जगह को सब कुछ समझ रहा हूँ, जबकि दुनिया इतनी बड़ी है, दुनिया इतनी खूबसूरत है और बाहर का नजारा, बाहर की दुनिया तो एक अजीब ही दुनिया है। वो इस तरह ख्याल कर रहा है। लिहाजा वो फ्लाइट के अंदर बैठा, उसके बाद देख रहा है क्या कि एयर होस्टेस खूबसूरत लड़कियां जो है, वो लड़की इसके पास आ रही है और उससे मतलब खिदमत के तौर पे जो होती है, वो आकर के एक्सक्यूज मी सर, आपने क्या लेना, आपके वास्ते ये चीज़ है वो चीज़ है। जब आकर के वो जो पूछती है तो फिर इसको और भी ज्यादा खुशी बढ़ जाती है कि अरे वाह, ये बाहर की दुनिया कितनी खूबसूरत दुनिया है, यहाँ तो लड़कियां भी पूछ रही है कि भाई अपने को ऐसा क्या चाहिए नहीं चाहिए। तो मैं ये देख करके बहुत खुश हुआ कि अच्छा फैसला मैंने किया बाहर की दुनिया घूमने का। खैर, थोड़ी देर के बाद देखने को मिलता क्या है, थोड़ी देर में वही लड़की दूसरे पैसेंजर के पास जा करके उसका हाल पूछती है। फिर उसकी कैफियत पूछने के बाद उससे भी यही दरख्वास्त करती है कि आपको कुछ चाहिए वगैरह तो हमसे आप बोल सकते हैं, मैं आपके लिए खिदमत के लिए हाजिर हूँ। अब ये देखने के बाद इसके ज़हन में बात आई कि अरे यार, मैं तो सोचा था कि ये सिर्फ मेरे लिए खास है, लेकिन पता चल रहा है कि ये मेरे लिए खास नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए, जितने भी लोग सफर कर रहे हैं उन सबके लिए है ये। तो यहाँ पे भी उसको कुछ खास शुरू में लगा था, लेकिन बाद में जाकर के वो खास जो लगा था वो खत्म हो गया। फिर आगे जाता है, बाहर जाने के बाद, बाहर जाने का मतलब क्या, फ्लाइट से उतरने के बाद अपने जॉब पे लगा, जॉब पे लगने के बाद पैसे कमा रहे हैं, इसी तरह दिन गुजर रहे हैं। दिन गुजरने के साथ साथ जहन के अंदर तरह तरह की बातें भी आ रही है, तरह तरह के ख्याल भी आ रहे हैं। वो ख्याल ये है कि वो महसूस करने लगता है कि यार ये कैसी जिंदगी है, सुबह उठो, नौकरी पे जाओ, नौकरी करो, वहां पे काम धाम करके घर पे वापस आओ, न बीवी से सही से मिल सकते हैं, न बच्चों से बातें कर सकते हैं, न दोस्तों से मुलाकात कर सकते हैं, न कभी खैर खैरियत अपनों का ले सकते हैं। ये कैसी जिंदगी है, इस तरह की जिंदगी उसे महसूस होने लगती। कभी कुछ दिनों के बाद, बाहर की दुनिया घूमने के बाद, बाहर की दुनिया घूम करके पूरी मतलब इंजॉयमेंट के बाद उसे ये सब एहसास होता है। और यही जिंदगी की हकीकत भी है। जब इंसान एक जिंदगी जी लेता है, बाहर की दुनिया घूम लेता है, देख लेता है, तो सारी खूबसूरत मंजर को देखने के बाद इंसान के दिल में यही आता है कि जितना हम सोच रहे हैं उतना कुछ भी नहीं है, मंजर बदलते रहते हैं, ठीक है ना, इंसान का दिल भर ही जाता है। तो वही हाल इसका भी हुआ यहाँ पे। तो खैर, वो जो काम कर रहा है जिस कंपनी वगैरह में या जिस भी जगह पे, वहां पे एक बंदा है जिसका नाम है असद करके, ठीक है। वो असद से इसकी बातचीत चलती है, तो असद से ये बात करने में आपस में बात होती है, यार यहाँ के लोग क्या मशीन है। बोले क्या मशीन, मतलब यहाँ बाहर की दुनिया ऐसी ही होती है। असद बोलता है कि बाहर की दुनिया ऐसी होती है, सुबह उठिए, नहाइए धोइए, खाइए पीजिए, तैयार होइए, जाइए जॉब पे, जॉब करके आइए, फिर रात के 9 बजे 8 बजे 10 जितने बजे भी आइए घर पे, फिर सो जाइए। थोड़े बहुत आपको बीवी बच्चे से मिलने को, बात करने मिल गया तो मिल गया, वरना ये भी मुश्किल है। इस तरह का वो बोलता है। बोले ये तो बहुत मुश्किल जिंदगी यार, कैसे लोग रह लेते हैं यहाँ पे, घर वालों से दूर, अपनों से दूर, न किसी से मिलना न किसी से जुलना, मशीन की तरह रोबोट बन करके मेहनत करते रहो, थकते रहो। पैसे है, लेकिन जिंदगी के अंदर जो सुकून होना चाहिए वो सुकून नहीं होता है इस तरह की जिंदगी में। और इसी बात को ये भी यहाँ पे बयान कर रहा है।
खैर इसी तरह सारे लोग जो उसके साथ काम कर रहे थे उन सबको देखा कि सबके सब मशीनरी जिंदगी गुजार रहे हैं। इसी तरह आगे जाने के बाद ये खुद भी फैसला करता कि नहीं, ये अजाब वाली जिंदगी से हमें निकलना चाहिए और हमें फिर वहीं जाना चाहिए जहां हमारी क्या बोलते हैं पहचान है, जहां हमारी खुशी है, जो हमारा क्या बोलते हैं असल वतन है। लिहाजा ये फैसला करता है और इसके साथ जितने भी लोग रहते हैं वो सारे के सारे लोग ये भी फैसला कर लेते हैं कि हाँ हम लोगों को भी जाने का है। लिहाजा वो सारे के सारे अपनी तैयारी वगैरह कर लेते हैं, चाहे किसी ने सामान वगैरह बंद किया हो ना किया हो, लेकिन सबने ये इरादा कर लिया होता है कि अब हम लोगों ने क्या जाना है, वतन वापस जाना है। लिहाजा ये भी अपना वहाँ क्या किया, ये भी अपने वतन आने का फैसला किया। लिहाजा वहां से सफर तैयार करके रवाना हो गया। लेकिन जब यहाँ पहुंच रहा है, ये जो शुरू में बयान किया था वही चीज को अब यहाँ पे लास्ट में लेकर गया। लेकिन जैसे वो यहाँ पहुंच रहा है तो वो यहाँ की मतलब फिजा को देखकर और यहाँ के माहौल को देखकर, यहाँ की जगह को देखकर बहुत हैरत में, बहुत ताज्जुब में, बहुत अफसोस में, बहुत गमज़दा रहता है। क्यों गमज़दा रहता है? वो इसलिए गमज़दा रहता है कि यह मैं क्यों इतनी अच्छी जिंदगी छोड़ करके चला गया, मैं क्यों अपने दोस्तों को, अपने अहबाब को, अपने रिश्तेदार को छोड़ करके चला गया। खैर वो तो खैर दोस्त अहबाब तो छोड़ो, कम से कम माँ बाप के बारे में फिक्र करना चाहिए। क्योंकि जब वो नौकरी पे रहता है, नौकरी पे जब जॉब कर रहा होता है, उस वक्त ऐसी हालत रहती है कि जब इनके वालिद साहब यानी इनके अब्बू के मरने की खबर आती है तो अब्बू के जनाजे पे हाजिर तक नहीं हो पाते हैं। और उसके साथ साथ इनकी माँ जो कि बूढ़ी हो चुकी है। खैर ये तो अब वापस रिटर्न आ रहा होगा, तो यहाँ देख रहा है कि वो शरीफे के पेड़ इसी तरह हिल रहे हैं। इसी तरह जितने भी गांव की जो निशानियां होती है, आप देखोगे, आप अपने गांव में एंट्री करते हैं तो कुछ निशानी है, जैसे कि तालाब वगैरह हो, इसी तरह पेड़ पौधे हैं, कोई बड़ी इमारत, खूबसूरत इमारत जो बड़ी, तो ये सब आपकी निशानी जहन के ऊपर असर करती रहती है कि अरे हाँ यहाँ से हमारा गांव शुरू हो गया, यहाँ से अब हमारे लोग मिलने लगेंगे। तो इसी तरह का ये भी महसूस करने लगता है और इसके दिल के अंदर खुशी तो है और कहीं ना कहीं अफसुर्दगी भी है और कहीं ना कहीं गमजदा भी है। उसी बात पे ये इजहार भी कर रहा है कि घर पे पहुंचता वो शरीफे के पेड़, वो सारे के सारे लोग यहाँ पे है। लेकिन लेकिन फिर भी ये सबके पास आ करके भी खुद को तन्हा महसूस कर रहा है, तन्हा महसूस कर रहा है। और ये ऐसा लग रहा है जैसे कि एक मालूम है टहनी कटी हुई, शायद अपने अफसाना का नाम है ना, जिस तरह एक टहनी है ना अपने पेड़ से, एक टहनी पौधे से कट करके अलग हो जाती है, एक शाख जो कट के अलग हो जा रही है, उसी तरह इसकी भी जिंदगी की ये पास में रह करके या दूर में रह करके इस तरह कट चुका है, इस तरह दूर हो चुका है कि करीब आने के बाद भी इन्हें एहसास ऐसा नहीं लग रहा है कि ये लोग हमें पहले की तरह जान रहे हैं या पहचान रहे हैं। अपने लोग हैं लेकिन उसमें अपनापन अब महसूस नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? जाहिर सी बात है, ऐसे हालात में छोड़ करके अगर आप चले जाते बाहर तो आपको कैसे लोग सोचेंगे कि हमारे अपने हैं। इनकी बूढ़ी माँ जो कि मालूम है तो करीब में है, बूढ़ी माँ जो, और इसके चेहरे को टटोल रही है, छू रही है, चेक कर रही है कि शायद मेरा बेटा मुझे आ चुका है, शायद ये वही मेरा बेटा है, ऐसा वो महसूस कर रही है क्योंकि वो बूढ़ी है। लिहाजा इसमें यही हमारे को सबक मिलता है कि हम पैसे कमाने की चक्कर, पैसे कमाने के चक्कर में न ऐसा ना हो कि घर वाले को, सबको, अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदार को उसी हालत में छोड़ करके दूर चले जाए सिर्फ पैसे के लिए। तो पैसा जहाँ जरूरी है वही मालूम है समाज भी जरूरी है, वही माशरा भी जरूरी है, वही अपने घर का साथ देना भी जरूरी, घर वालों के साथ रहना भी जरूरी है। इन सब बातों का ख्याल करना भी जरूरी है। इन्हीं बातों को इस अफसाने के अंदर बताया गया है। आज इस अफसाने के अंदर बताया गया है, मुझे उम्मीद है कि आपको अफसाना भी समझ में आया होगा और अफसाने के अंदर जो हमारा राइटर है, जो हमारे मुसन्निफ है, उसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे तो आपको आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा। क्योंकि तरीका यही है कि चैप्टर को पढ़िए अच्छी तरह से, ध्यान से, आपको सारे क्वेश्चन का आंसर चैप्टर में ही मिलता है। खैर लेकिन मैं हर चैप्टर का क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो बना रहा हूँ और मैं आगे भी बनाऊंगा। बस मैं ये चाहूंगा कि आप लोग मेरा साथ देता रहे, आप लोग मेरे साथ क्या बोलते हैं, मेरे साथ दे सपोर्ट करें ताकि मैं इसी तरह मेहनत करता रहूँ और आप लोगों के साथ चलता रहूँ। तो चलिए अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।